चॉइस पर जाओ, कौन सा? सेकेंड. Number of permutations of the words, so letters A, B, C, D says that B does not follow A, C does not follow B, and D does not follow C. बस बेटा देखना. शांत. इसने पूछा है A, B, C, D के कितने परम्यूटेशंस होंगे? A, B, C, D के कितने परम्यूटेशंस होंगे? ठीक है ना? ताकि बी ए को फॉलो ना करे. बी ए को फॉलो ना करे मतलब ए के बाद बी नहीं आना चाहिए, बी के बाद सी नहीं आना चाहिए, सी के बाद डी नहीं आना चाहिए. सर हमारा क्वेश्चन क्या पहले? चलो ध्यान दो. तो डी के बाद ए का नहीं बोला इसने कुछ? क्या डी के बाद ए का नहीं बोला ना? हाँ, ये दिक्कत देगा. चलो तो मान लो, बात कम करो, ठीक है? शांत. तो मान लो पहला लेटर, शांत बेटा, मान लो पहला लेटर ए होता, मान लो पहला लेटर ए होता, ए या फिर एबीसी में से कोई एक होता. पहले लेटर को भरने कितने तरीके? 3 तरीके, या तो ए, या तो बी, या तो सी, कोई भी चला है. तो अगर ए जाता तो यहां बी नहीं आ सकता, बी जाएगा तो सी नहीं आ सकता, सी जाता तो डी नहीं आ सकता. तो अगर मान लो ए गया तो यहां बी नहीं आ सकता, तो बचे कितना ऑप्शन? 2, है ना? बट फिर डी दिक्कत देगा, है ना? ये तो कैसे बनाना पड़ जाएगा. कैसे बना लेते, चलो कोई नहीं. पहले मान लो ए से भरा, तो अगला क्या होता? या तो सी होता, है ना, या तो अगला क्या होता? डी होता. 2 पॉसिबिलिटी होती. अब अगर अगला ए सी है तो अगला या तो बी होता, या तो अगला डी होता. डी, सॉरी डी हो नहीं सकता, सॉरी एक ही पॉसिबिलिटी हो चाहिए क्या? ए सी बी डी, ये बसता. शांत. अगर ये ए होता और ये कितना होता? डी, तो अगला बी हो सकता था और अगला सी हो सकता था, है ना? अब अगला ये अगर होगा तो ये गड़बड़ कर देगा, ये भी नहीं हो पाएगा. तो ए डी सी बी, 2 पॉसिबिलिटी निकली. तो देखो जब शुरुआत ए से करी तो 2 पॉसिबिलिटी निकली, बी से शुरुआत करते तो भी 2, सी से शुरुआत करते तो भी 2, 6 तो वो बन जाते, 6 तो बन जाते. लास्ट बचता जब डी से शुरुआत होता. अब डी से शुरुआत होता तो अगला ए हो सकता था, अगला बी हो सकता था, अगला सी हो सकता था. डी ए है तो बी हो नहीं सकता, तो बचता सी और बी, ये पॉसिबिलिटी है. बी है तो सी हो नहीं सकता, तो बचा ए और सी. सी है तो देखो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, बट यहां देखो बी आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो डी सी बी है. यहां कितने आते तुम्हारे? 3, 6 और 3 9. आंसर क्या है? बॉम्बे दिया है. शांत. बी और सी के 3 दिन आ रहे क्या? देख लेते चलो. बी, शांत. बी के बाद या तो ए हो सकता था, या तो बी के बाद डी हो सकता था, ठीक है? बी ए, यहां पर डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है. देखते हैं. तो सी के बाद डी गड़बड़ कर देता, एक ही होता. बी डी के बाद ए हो सकता था, बी डी के बाद सी भी हो सकता था. हाँ 3 आएंगे इसके, गिननी पड़ेंगे. ये गिननी पड़ रहे हैं कि 3 3 9 और 2 11 गिनने पड़ रहे हैं. मतलब बॉम्बे सेकंड का पहला वाला, पहला वाला नहीं है. देखना अच्छा क्वेश्चन था. बस बेटा, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स वाई जेड फॉर विच एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू कितना? 24. बस बेटा देखना अच्छा क्वेश्चन था. 24 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1. बात नहीं बेटा, नंदना मैं इसको बड़े के लिए बताता हूं ताकि और अच्छा क्वेश्चन में कर लो. मान लो कुछ ऐसा होता 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, मान लो होता. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स वाई जेड फॉर विच एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू, मान लो ये होता. तो गौर करना, x में कह रहा होता कुछ 2 की पावर a1, 3 की पावर b1, 5 की पावर c1, ये x होता. बात में बेटा y होता 2 की पावर a2, 3 की पावर b2, 5 की पावर c2. सेम z के साथ 2 की पावर a3, 3 के साथ b3 और 5 के साथ c3. तो 2 की नेट पावर क्या आएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3, 3 की पावर b1 प्लस b2 प्लस b3, 5 की पावर c1 प्लस c2 प्लस c3.
और ये बराबर है किसके, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2 इसके। तो यहां से गौर करोगे तो अब तुम्हें एक मल्टीनोमियल बनता हुआ दिखेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3 दिस इक्वल टू कितना आएगा 3, b1 प्लस b2 प्लस b3 ये कितना आएगा 4, c1 प्लस c2 प्लस c3 ये कितना आता 2। और सोचो a1 a2 a3 जीरो भी हो सकते हैं नॉन जीरो भी हो सकते हैं, बोलो। तो इस मल्टीनोमियल का सॉल्यूशन याद है 5c2, इसका 6c2, इसका 4c2। आंसर क्या था 5c2 इंटू 6c2 इंटू 4c2। ये समझना, जब हम a1 a2 a3 तीनों फिक्स कर लें, b1 b2 b3 भी फिक्स कर लें और c1 c2 c3 भी फिक्स कर लें, तब जाके अपना x y और z तीनों फिक्स हो जाएगा। सोचो x फिक्स कब होगा, जब a1 b1 c1 तीनों फिक्स हो जाए। तो जब तुमने मल्टीनोमियल के सॉल्यूशन निकाले होंगे तो जो एक सॉल्यूशन आया होगा उसमें a1 a2 a3 फिक्स हो जाएगा, फिर यहां से b1 b2 b3 फिक्स किया, c1 c2 c3 फिक्स किया, तो तीनों फिक्स हो जाएंगे ना। इंटू, हाँ इंटीजर है क्या, इंटीजर है, नेगेटिव हो सकता है क्या, कौन सा क्वेश्चन था पहला आएगा, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, हाँ सही कहा। इंटीग्रल अगर बोला है तो ध्यान देना नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये तो वो सॉल्यूशन आते हैं जब तीनों प्लस होते, जब तीनों कैसे होते प्लस, तीनों कैसे होते प्लस, समझे ना। तो एक के साथ है जब तीनों प्लस होते, एक बार एक प्लस और ये दोनों नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव और ये प्लस, ये दोनों नेगेटिव और ये प्लस, तीन केस और आते ना, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रखा, बस साइन हमने कैसे लगा दिया नेगेटिव। तो इंटू क्या आएगा 4, टोटल जितने सॉल्यूशन आएंगे उसके इंटू 4 आएगा। तो अपने में क्या था 24, 24 कितना था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, बोलो। तो a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 3 और इक्वल टू कितना 1। तो यहां से कितना आता 5c2 इंटू कितना 3c2, 10 और 3 30, 30 इंटू 4 120। डलिए क्या, सही कहा। इंटीग्रल है तो ध्यान देना नेगेटिव भी हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, चला आगे और बताओ एक एक करके। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये रिपीटेड नहीं है क्या, रिपीटेड से क्यों लग रहा है मेरे को। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, ये ब्रैकेट ही है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का ब्रैकेट प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 का ब्रैकेट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। शांत बेटा, थर्ड देखना बेटा, थर्ड में साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2/3। शांत बेटा, ये था ना। तो और x कहां से कहां जा रहा है -1 से 1, चलो भाई। तो गौर करना ये ब्रैकेट है, ध्यान दो। तो पहला केस में ले रहा हूं, देखो x का जो भी होगा 0 से बड़ा ही होगा, ये माइनस का 2/3 है ना। तो मान लो एक्स स्क्वायर होता, ध्यान देना एक्स स्क्वायर की रेंज होती मान लो जब 0 से 2/3 के बीच में, जब एक्स स्क्वायर 0 से 2/3 के बीच में रहता, गौर करना। तो एक्स स्क्वायर 0 से 2/3 है, तो ये चीज 0 होगा तो ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा तो ये क्या होगा 1। मीन्स ये पूरी क्वांटिटी इस दौरान 0 से 1 के बीच में होती, और 0 से 1 के बीच का ब्रैकेट कितना आता 0। तो साइन इनवर्स 0 कितना आता 0 आया। और ये चीज अगर 0 है तो ये -2/3 होता, ये 2/3 है तो ये 0 होता, मतलब ये -2/3 से 0 जा रहा है, और ये -2/3 से अगर 0 जाएगा तो उसका ब्रैकेट कितना होता -1, उसका ब्रैकेट कितना होता -1। तो कॉस इनवर्स -1 कितना होता पाई। तो जब एक्स स्क्वायर 0 से 2/3 होता तो इस चीज का ग्राफ कैसा होता, कांस्टेंट पाई होता। समझ में आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। जब एक्स स्क्वायर 0 से 2/3 होता तो इस चीज की वैल्यू ये 0 और ये पाई, पक्का। अब मान लो एक्स स्क्वायर अगर 2/3 से बड़ा होता, एक्स स्क्वायर 2/3 से क्या होता बड़ा। अब 2/3 से बड़ा तो 2/3 पे कितना होता 1, और 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 कितना होता है 5/3। तो मान लो एक्स स्क्वायर अगर होता 2/3 से 5/3 के बीच में, ध्यान देना। तो अगर एक्स स्क्वायर 2/3 होता तो ये 1 होता, 5/3 होता तो 2 से जस्ट छोटा तो ये 1 होता। तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता 5/2 होता, और ये 2/3 पे कितना होता 0, और 5/3 पे 1 पे जाता तो कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 कितना होता ये 5/2 होता। तो तब भी कितना आता पाई आता।
टू कैसा है, क्या बोल रहे हो, 2/3 + 1/3 1। तो ये चीज 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच का ब्रैकेट कितना आएगा 1, साइन इनवर्स पाई/2। नहीं है क्या, बोलो कुछ तो। और 5/3 रखोगे तो ये 2 बनेगा, तो साइन इनवर्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये चला। तो एक्स स्क्वायर जब 0 से 2/3 है तो भी पाई, एक्स स्क्वायर जब 2/3 से 5/3 है तो भी पाई। तो ये हमेशा देखो पाई ले रहा है, ये हमेशा कौन सी हाइट ले रहा है, पाई हाइट ही तो ले रहा है। नहीं आएगा। और ये अगर हमेशा पाई हाइट ले रहा है, और ये कौन सा है एक्स स्क्वायर, ये कौन सा है एक्स स्क्वायर, तो इसने कौन सी हाइट ली पाई, और ये कौन सा है एक्स स्क्वायर। ये तो पूछा है, तो पूछा क्या क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 आएगा ना, क्योंकि समझो अपन को x कहां से कहां ले आना है, -1 से 1 ही जाना है, x कहां से आना है -1 से 1। तो क्या उस दौरान ये ग्राफ इस ग्राफ को कभी कट पर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। ये समझ में आया, ये चीज हमेशा पाई आ गया, समझ में आ रहा है। और ये एक्स स्क्वायर था, तो इस ग्राफ को एक्स स्क्वायर के ग्राफ ने क्या कभी -1 से 1 के बीच में कट कर पाता, नहीं कर पाता। ये चीज समझ में आई, हमेशा पाई है। वो हमने कैसे सोचा, ब्रेक कर दिया एक्स स्क्वायर को, पहले मैंने रखा 0 से 2/3, जब ये 0 से 1 जाता तो उसका ब्रैकेट 0, 0 से 1/3 में ये जाता -2/3 से 0, उसका ब्रैकेट -1। फिर सेकंड केस जब ये 2/3 से 5/3 होता, तो तब ये 1 से 2 के बीच में होता, ये 2/3 से 5/3 में 0 से 1 के बीच में होता। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया क्या, एक भी नहीं बने क्या, सारे पूछ रहे हो, बाकी क्या बन गए थे, ये बनने चाहिए थे, इतना ही कठिन नहीं था। और होता कौन सा, कौन सा 7th वाला, शर्म करो यार, तो क्लास का कराया था क्वेश्चन है। 4th वाला, 4th वाला पूछे क्या, 4th वाला अच्छा था तब भी थोड़ा सा, 4th वाला आया क्या, देखो 4th वाला शांत जाओ, पीसवाइज फंक्शन का ग्राफ है, बस बेटा 4th वाला ग्राफ है किसका, पीसवाइज फंक्शन का, बड़ा अच्छा है। 4th देखना, 4th में कह रहा है ये कि दो फंक्शन है, 0 से बड़े में ये वाला ग्राफ, बस बेटा 0 से छोटे में ये वाला ग्राफ है ना, और इसने एफ ऑफ एक्स कैसा इंजेक्टिव है 1 1 है, एफ ऑफ एक्स कैसा है 1 1। अब गौर करना, देन ए कैन बी इक्वल टू, ए कैन बी इक्वल टू, ध्यान दो, इस साइड ग्राफ बनना है कॉर्टिक का, इस साइड ग्राफ बनना है स्ट्रेट लाइन का, और ये जो कॉर्टिक है वो देखो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, अपर पैराबोला है। तो मैं कह रहा हूं अगर फंक्शन को 1 1 होना है, अगर फंक्शन को क्या होना है 1 1, तो मुझे बताओ क्या कॉर्टिक का ग्राफ, देखो 0 पे कितने एड ले रहा है 5 ले रहा है, 0 पे कितने एड ले रहा है ये 5, तो क्या कॉर्टिक का ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या, क्या कॉर्टिक का ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सोचो अगर x ग्रेटर देन 0 में तुम कॉर्टिक का ग्राफ अगर लोगे तो क्या ये 1 1 बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना। मींस अगर हमें कॉर्टिक के ग्राफ को 1 1 चाहिए इस हिस्से में, तो पक्का है कॉर्टिक के ग्राफ को सोचो ऐसा ही होना पड़ेगा, सोचो तभी तो x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट 1 1 रहेगा, x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट 1 1 रहेगा। नहीं आया, मींस पक्का जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव साइड को शिफ्ट होगा। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है -b/2a, मतलब माइनस का a/2 कैसा होगा तुम्हारा नेगेटिव, मतलब a तुम्हारा कैसा होगा पॉजिटिव, a कैसा होगा तुम्हारा पॉजिटिव। इतना आया, कुछ तो बोलो, नहीं है क्या। चलो तो ये हमने कॉर्टिक वाला ग्राफ देखा कि वह कॉर्टिक वाले ग्राफ को कैसा होना पड़ेगा, कुछ ऐसा होना पड़ता। अब सवाल उठता है कि जब x < 0 करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनना है, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा होगा तो 1 1 हो पाएगा कि ऐसा होगा तो 1 1 हो पाएगा, सोचो नीचे वाला हो पाएगा तो ही तो 1 1 हो पाएगा। नहीं आ रहा क्या, मींस जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव स्लोप है ना, ये नेगेटिव स्लोप होता है ना, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा है पॉजिटिव है ना, तो ये भी क्या कह रहा है, ए को कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तो 0 से इन्फिनिटी। अब सवाल उठता है 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो अगर 0 अगर आ गया तो सोचो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो ये कैसा हो जाता मिनी वन, तो मतलब पक्का 0 नहीं आएगा, तो डेली आएगा। ये तो उन्होंने बहुत आसान कर दिया, दोनों साइड 5 5 दे दिया, नहीं आएगा। ये सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे बेटा,
नहीं है क्या? चलो और बताओ, कौन सा? टेंथ। टेंथ देखना बेटा, z क्या है? सेकंड वर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सेकंड वर्स वाई प्लस वन अपॉन वाई, एक्स इंटू वाई नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z, इसमें क्या दिक्कत है? देखो सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, बस बेटा, प्लस सेक इनवर्स ऑफ वाई प्लस वन अपॉन वाई, एक्स इंटू वाई नेगेटिव है, एक्स इंटू वाई कैसा है? नेगेटिव, मतलब पक्का एक पॉजिटिव होगा और एक कैसा होगा? नेगेटिव। तो मैं एक्स को कुछ देर के लिए पॉजिटिव मान लेता हूं, वाई को क्या मान रहा हूं? नेगेटिव। तो अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो सोचो इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी हमेशा, ग्राफ से आता है ना। वाई अगर नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू -2 या उससे छोटी होगी, इसकी वैल्यू -2 या उससे छोटी होगी ना। मानते नहीं मानते? तो सेक इनवर्स के अंदर, सेक इनवर्स के अंदर अगर 2 से बड़ा भेजोगे, सेक इनवर्स के अंदर अगर 2 से क्या भेजोगे? बड़ा, है ना। तो इसका आउटपुट कहां से कहां आएगा? 2 पर। 2 पर कितना आता है? π/3 से कितना? π/2। तो जो इसका आउटपुट ही आता है। सेक इनवर्स के अंदर -2 या उससे छोटा भेजोगे, -2 या उससे छोटा भेजोगे तो इसका आउटपुट माइनस का 2, मतलब पाई माइनस π/3, तो 2π/3 से π/2। तो इसका आउटपुट कहां से कहां आएगा? π/2 से 2π/3। बोलो दोस्तों, अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है? रेंज। तो रेंज कब आएगी? तो मिनिमम कब आएगा? जब ये भी मिनिमम हो जाए और ये भी मिनिमम हो जाए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितना? π/3, इसकी मिनिमम वैल्यू कितना? π/2। तो मिलाकर मिनिमम कितना आएगा बताओ? 5π/6। मैक्सिमम कब आएगा? जब ये भी मैक्सिमम ले ले, ये भी मैक्सिमम ले ले। तो π/2 प्लस 2π/3 तो कितना आएगा बताओ? 7π/6। तो इसकी रेंज ही आ गई, 5π/6 से 7π/6। देख लो कौन कौन से बीच में आता है। तो आगरा आ जाएगा, आगरा आएगा क्या? आगरा नहीं आ पाएगा, 0.8 है, और ये देखो 0.8 से बड़ा है ना। बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे आ रहा है? बॉम्बे कहाँ आ रहा है? बॉम्बे भी तो नहीं आ रहा। चेन्नई आएगा और दिल्ली आएगा, चेन्नई और दिल्ली आएगा। जिला मैंने करा क्या? मैंने इसकी रेंज अलग निकाल दी, इसकी रेंज अलग निकाल दी, फिर हमें दोनों का सम मिनिमम करना था। तो इसका भी मिनिमम उठाया, इसका भी मिनिमम उठाया। दोनों का सम मैक्सिमम कब होगा? जब ये भी मैक्सिमम होगा, ये भी मैक्सिमम होगा। ज्यादा हो गया क्या? बोलो कुछ तो, पक्का या? बोलो, चलो और बताओ। 11। This has exactly two solutions, then lambda cannot have the integral value. हाँ, तो ये π/2 has two solution ना। हाँ, तो दोनों को बराबर कर दो, ये क्या होगा ना। तो दोनों को बराबर किया होगा तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 इक्वल टू कितना? लैम्डा x प्लस 1 इक्वल टू कितना? लैम्डा x प्लस 1। 1 से 1 तो कटता, तो x का स्क्वायर इक्वल टू x टाइम्स कितना आएगा? लैम्डा माइनस का 1। तो एक सॉल्यूशन कितना आता? 0। एक सॉल्यूशन कितना आता? 0। और एक लैम्डा कितना आता? सॉरी, एक x कितना आता? लैम्डा माइनस 1। बस बेटा, पूछा क्या गया है? If the equation has exactly two solution, then lambda cannot have the integral value. अगर इसके दो सॉल्यूशन होने हैं तो देखो लैम्डा 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो फिर ओवरलैप कर जाते सॉल्यूशन ना। ये थोड़ी पूछा होगा, ये यही है क्या क्वेश्चन? अगर वो मेडल ही है सर, लैम्डा कैन नॉट हैव द वैल्यू ना। ओके, लैम्डा कैन नॉट, तो लैम्डा 1 नहीं हो सकता, है ना। ओके, रेंज वगैरह भी चेक करनी पड़ेगी क्या? ओके, तो हाँ, क्या डिफाइंड आ रहा है मतलब माइनस डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, हाँ सही कहा, क्योंकि अगर मान लो लैम्डा, शांत जाओ, मैं लैम्डा -1 रख दूं, लैम्डा क्या रख दूं? -1। बात कम करो, लैम्डा -1 रखते तो एक्स कितना आता? -2। तो -2 अगर रखोगे तो 4 -2 + 1, देखो साइन इनवर्स को डोमेन में नहीं आएगा, समझ गए ना। लैम्डा 1 तो हो ही गया, 2 रखते अगर, 2 रखते अगर लैम्डा, लैम्डा अगर क्या रखते? 2। तो x की वैल्यू क्या आती? 1। x की वैल्यू 1 रखो तो देखो साइन इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होगा। मतलब डोमेन चेक करना था बेसिकली, क्योंकि डोमेन में भी लाई करना चाहिए था, समझ गए ना।
मतलब ये देखना था कि उस पर्टिकुलर एक्स के लिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन वो भी डिफाइंड होना चाहिए। तो आगरा, चेन्नई और दिल्ली। और बताओ नाइन्थ का, नाइन्थ का कौन सा पार्ट? बी पार्ट। नाइन्थ का बी पार्ट। शांत। नाइन्थ में क्या है? फंक्शन है आर से आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स माइनस वन की पावर ब्रैकेट एक्स। शांत बेटा। पाई बाय टू एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बन जाएगा। तो माइनस वन की पावर कितना? ब्रैकेट एक्स। और यहां कितना देगा? टेन ऑफ पाई बाय टू टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या पूछा गया? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन देखते हैं, है ना? ऑड फंक्शन ना, तो ऑड फंक्शन के लिए ठीक है, जीरो पर एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं। तो एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा टेन ऑफ पाई बाय टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये बनता ना। शांत जाओ। अब देखो दो केस बनते, या तो एक्स इंटीजर होगा या तो एक्स इंटीजर नहीं होगा, दो केस बनेंगे ना। अगर एक्स इंटीजर होता, ध्यान देना, अगर एक्स क्या होता? इंटीजर। इंटीजर पे तो देखो डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, नहीं हो जाएगा सॉरी, इंटीजर पे जीरो बनेगा ना। इंटीजर पे तो जीरो होना है, इंटीजर पे क्या होना है? जीरो। बात होती है अब इंटीजर अगर नहीं होता, तो इंटीजर अगर नहीं होता तो ये क्या बनता? माइनस वन की पावर कितना आता? माइनस ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस वन, बोलो माइनस वन ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस वन। और यहां से कितना आता? टेन ऑफ पाई बाय टू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, कितना आता? वन माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये आता। बोलो तो पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू माइनस थीटा कॉट थीटा, बोलो पाई बाय टू माइनस थीटा, तो कितना आता? कॉट थीटा। सही है ना? ये आया था ना? ये तो फंक्शन चेंज हो गया है ना, ये तो ऑड नहीं आएगा, फंक्शन ही बदल गया ना। ऑड कैसे आएगा? और कौन सा ऑप्शन? हाँ, हो गए थे सारे बाकी। कौन सा? ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में क्या? कंसिडर द फंक्शन दिस, लेट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन बी डी एंड इट्स रेंज भी ऑल रियल नंबर, है ना? नहीं, रेंज भी आर, आर अलग है, रियल नंबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? शांत जाओ, इसमें क्या दिक्कत है? मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन बी टी ना, तो इसका डोमेन निकालना है ना। शांत। बारे में देखना डोमेन, डोमेन कब आएगा? डोमेन के लिए अंडर रूट के अंदर, शांत जाओ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस साइंस स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइंस स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स, माइनस का एक्स कॉस एक्स, ये तुम्हारा कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। इसको साइड ले जाऊं, है ना? एक्स कॉस एक्स इससे बड़ा होना चाहिए, स्क्वायरिंग कर दे, बोलो स्क्वायरिंग कर दो। तो एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना? साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, है ना? इसको साइड ले आऊं, एक्स स्क्वायर कॉमन, वन माइनस कॉस स्क्वायर कितना आएगा? साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कितना? साइन स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ये तो हमेशा ही हो रहा है, ये तो हमेशा ट्रू है, ये तो हमेशा ट्रू हो गया ना। तो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर आ गया। अब सवाल उठता है इसका रेंज क्या होगा ना। हाँ, जीरो पे दिक्कत दे रहा है, हाँ सही कह रहे, जीरो पे जीरो हो जाएगा ना। हाँ जीरो पे जीरो हो जाएगा, जीरो पे क्यों? सारे पाई पे जीरो हो जाएगा, पाई रखना, पाई पे, पाई पे सॉरी टू पाई रखना, टू क्या? एक सेकंड, पाई और टू पाई पे ये जीरो बनता, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या बनता? एक्स। और पाई और टू पाई पे, पाई और टू पाई पे ये वन या माइनस वन बनता, तो ये कितना आता? देखो माइनस एक्स, तो जीरो होता ना। तो इसका वैसे डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कितना? टू एन पाई। देखो सारे इवन पाई पे, सारे इवन पाई पे ये जीरो बनता, हाँ इवन पाई पे होगा ना।
अरे ये है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स है, तो इवन पाई पे इवन बनेगा ना, तभी तो नेगेटिव रहेगा। ऑड पाई पे तो ये माइनस वन बन जाता, तो ये प्लस हो जाता है ना। तो डोमेन क्या आ गया, शांत जाओ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n पाई ना। रेंज की बात करें, रेंज की बात करें, रेंज क्या आएगा इसका, मिनिमम वैल्यू देखो जीरो ले ही रहा है, जीरो के आसपास, जीरो के आसपास इनपुट जा रहा है ना, तो जीरो प्लस भी चलाएगा, जीरो प्लस भी चलाएगा। इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे देखो, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी टाइप का भी हो जाएगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी टाइप का भी तो हो जाएगा ना, कभी ना कभी cos x जीरो होगा। जैसे पाई बाय टू के आसपास, पाई बाय टू के आसपास cos x कैसा होता, जीरो, तो इन्फिनिटी भी चलाएगा, तो रेंज तो ऑलरेडी नंबर आएगी। तो दिल्ली सही है, आगरा गलत है। एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉट ऑड, ये देख लिया था क्या, एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर में फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स कॉस एक्स वाला पलट जाएगा, प्लस में आ जाएगा, रैशलाइज करने से अच्छा तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा था ना। तो चेन्नई और दिल्ली, ये जिला मैंने रेंज के सोचा, रेंज अच्छा था इसमें। देखो रेंज के लिए मैंने क्या किया समझो, ये तो मेरे को समझ में आ रहा था, ये जीरो हाइट तो ले ही रहा है कभी ना कभी, लॉग के अंदर जीरो तो चला ही गया, जीरो मतलब जीरो प्लस तो चला ही गया। अब बस ये देखना था कि लॉग के अंदर इन्फिनिटी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं कह रहा हूं जब लॉग के अंदर इन्फिनिटी भेजते, और ऐसा इन्फिनिटी जो ऑड पाई बाय टू टाइप का है, ऑड पाई बाय टू टाइप का इन्फिनिटी, तब सोचो ये जीरो बनता, तो ये टर्म मर जाता, और ये क्या लेता, इन्फिनिटी, तो लॉग के अंदर इन्फिनिटी भी चला जाता। सोचो ऐसा इन्फिनिटी भी तो होगा ना जो ऑड पाई बाय टू टाइप का होगा, समझ गए ना, तब ये जीरो बन जाएगा, तो ये तो इन्फिनिटी ले लेगा ना। अच्छे क्वेश्चन थे काफी, ज्यादा हो गया ना। चलो और बताओ, हेडिंग का आगरा, ये तो आगरा ना, एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो ऊपर नीचे पलट जाएंगे, ऊपर माइनस वन करते माइनस बार आता, और यहां से माइनस बार आता, ऑड तो हो गई ना। लिख एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अब इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा डोमेन का लफड़ा तो नहीं आएगा। Let domain be D, range be R. Which of the following statement is correct? The function f of x is an odd function for x belongs to domain of D. For x belonging to domain of D. इसका जो डोमेन आएगा, function is an odd function for all x belongs to domain of D. शांत जाओ, तेने क्या आगरा नहीं दिया आंसर, चेन्नई दिया, हाँ एक सेकेंड, आगरा में, एक सेकेंड, शांत जाओ बेटा, ये तो बढ़िया आगरा आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, डोमेन से क्या दिक्कत होगी, हाँ तो उससे क्या, वो तो तब भी नहीं आएंगे। The function is an odd function for all x belongs to domain of D. Let is domain be D, तो डोमेन तो D पर डिफाइन कर ही दिया ना, वो तो एक फॉर्मली लाइन लिखी है बस एक, फॉर ऑल x belongs to D। कुछ लफड़ा तो नहीं होगा, नहीं होगा, ऑड आना चाहिए रे, आना चाहिए ऑड। शांत क्या, हाँ हो सकता है मल्टीपल डाल दिया हो गलती से। आगरा सही है बिल्कुल, आगरा बिल्कुल सही होगा, आगरा और चेन्नई दोनों कर लेना, फिर आंसर में आगरा और चेन्नई दोनों कर लेना। चलो आगे चलो, बात नहीं बेटा, और बताओ 15, शांत, अरे एक सेकंड पढ़ने तो दो। कंसिडर ऑल द 6 digit नंबर्स, बस बेटा, which can be formed using this, each digit being used exactly once. Each of such 6 digit numbers have the property that for each digit not more than 2 digits smaller than that appear to the right of that digit. ये तो बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन दिए ना यार, बस
हाँ, नॉट मोर देन 2 डिजिट्स स्मॉलर देन दैट। शांत हो जाओ बेटा, अपियर, बस बेटा, आराम से, 1 2 3 4 5 6, आराम से बेटा, ठीक है। दो छोटे डेट इसके राइट में नहीं होने चाहिए ना। चलो, तो देखो 1 तो कहीं भी हो सकता है ना। बस आराम से बेटा, क्या पहले पोजीशन पे से 1 2 या 3 आ सकते हैं, अगर 4 आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सही बात है। बट उसमें भी बहुत सारे केस बन जाएंगे। 6 जो होगा वो आखिरी 3 में से किसी एक में आएगा, सही बात है। हाँ, 1 2 3 कहीं भी क्या यहीं पे आएंगे। हाँ, नहीं, इस प्लेस में तो 1 2 3 किसी एक को आना ही पड़ेगा ना। वो तो उसको करेंगे कैसे। 6 के 3 तरीके हो गए, चलो 6 के 3 तरीके हो गए, ये कह रहे हो तुम। मान लो 6 यहाँ आ गया, 5 के भी, 5 के भी 3 तरीके हो जाएंगे, मान लिया। चलो 4 के भी 3 हो जाएंगे, 4 के भी 3 हो जाएंगे, मान लिया। चलो, हाँ, क्यों। अब जैसे मान लो यहाँ 1 और 2 आ गया, तो नॉट मोर देन 2 बोला है क्या। अच्छा, नॉट मोर देन 2, 2 आ सकते हैं ना। ओके, फिर सही है, नॉट मोर देन 2 ना। तो बाकी 3 को अरेंज करने कितना, 3 फैक्टर, ये आ रहा आंसर। 27 इंटू कितना, 6, सही क्या। आखिरी 3 डेट में 6 कहीं आ सकते हैं। इन आखिरी 3 में, बचे हुए 3 में 5, बचे हुए 3 में 4, और बाकी जो 1 2 3 है उनको कहीं भी अरेंज कर दो। शांत, और सिंगल चॉइस, ओ इंटीजर 19। एक सेकेंड, आराम से आराम से। 17 देखना, 17 तो एडवांस वाला क्वेश्चन है तो। बस आराम से बेटा, एस क्या है, 1 से लेके 9 का सेट है, और के 1 से लेके 5, एन की भी द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑड। इसमें क्या दिक्कत है। तो N1 N2 N3 N4 और N5 का सम चाहिए। ध्यान दो, S क्या है, 1 से लेके 9 है। N1, बात कम करो बेटा, नंबर ऑफ सबसेट्स ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 5, और इसमें एग्जैक्टली एक नंबर ऑड होना चाहिए। एग्जैक्टली एक नंबर कैसा होना चाहिए, ऑड। अब एग्जैक्टली एक नंबर ऑड सिलेक्ट करने के कितने तरीके, 5C1, बाकी जो 4 है, चारों कैसे होने चाहिए, इवन, ये आ जाएगा। N2 एग्जैक्टली 2 क्या चाहिए, ऑड, तो 5C2, बाकी 3 क्या चाहिए, इवन। ऐसे अगला क्या आएगा, 5C3, 4C2, अगले क्या आएगा, 5C4, 4C1, हाँ बिल्कुल सही कहा, 5C5 और 4C0। तो अगर याद करो, लोअर सर्फेस का सम कैसा है, कांस्टेंट। लोअर सर्फेस का सम कैसा है, कांस्टेंट। तो याद है ऊपर का सम और नीचे का सम, तो कितना आएगा, 9C5। या बिल्कुल सही कहा। जरा सोचो, अगर हम एक 5 का सबसेट बनाते, अगर हम 5 का सबसेट बनाते, अगर हम एक 5 का सबसेट बनाते, तो इसमें कितने ऑड आ सकते थे। या तो एक ऑड आता, या 2 ऑड आते, या 3, या 4, या 5। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 ने 5 केस कवर कर दिए। मीन्स अगर मैं कोई भी सबसेट बना लूं, 9 में से कोई भी 5 ले लूं, तो इन 5 में क्या होगा, या तो एक ऑड आएगा, या 2 ऑड, या 3, या 4, या 5, सारी तो आ जाएंगे। तो सीधा आंसर कितना आता, 9C5। इन 9 में से किन्हीं भी 5 का सबसेट बना लो तुम, किन्हीं भी 5 का, वो इन्हीं 5 केस में से होगा, N1 N2 N3 N4 N5। नंबर ऑफ सबसेट एस ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स। शांत, और बताओ कौन सा, 19। 19 देखना बेटा, एफ ऑफ एक्स इज एन, शांत, इवन फंक्शन satisfying this with g of x is an odd function, then value of f5
चलो देखते हैं। 19 में देखना, एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, और जी ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। चलो, तो एक्स का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस का 2 एफ ऑफ 1/x इक्वल टू कितना, जी ऑफ एक्स। शांत हो जाओ बेटा। तो अगर मैं x को माइनस एक्स रिप्लेस कर दूं, बोलो, तो x का स्क्वायर एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, ये भी तुम्हारा सेम ही रहेगा। बोलो, ये कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स। बोलो, ये बन जाएगा ना, समझ गए ना, ये ऑड था ना। बोलो, दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दें। ऐड करते निकालना है क्या अपन को, एफ ऑफ फाइव निकालना है ना। चलो, दोनों को ऐड कर दूं, तो ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू कितना, एफ ऑफ एक्स विल बी, क्या आएगा, 2 f(1/x), ये आ जाएगा ना। हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ फाइव, एफ ऑफ फाइव निकालना है। कुछ भी नहीं पता अपन को, क्या 1 रख दें, अगर मैं एफ ऑफ 1 मिल जाएगा ना। देखो, एक्स इक्वल टू 1 रख दूं, एक्स इक्वल क्या रख दूं, 1, तो 1 एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 f(1), तो एफ ऑफ 1 क्या मिल गया, 0। एफ ऑफ 1 क्या मिल गया, 0। बोलो कुछ तो, है ना। अब एफ ऑफ 1 मिल गया, तो क्या बेटा, क्या 1 को, ओके 1 को यहां छाप दें, तो जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0। उससे क्या होगा, अच्छा इसमें -1 छाप देंगे, हाँ, क्योंकि जी ऑफ 1 0 आ जाएगा। जी ऑफ 1 0 होगा, तो इसमें क्या छाप देंगे, -1, तो -1 छापते तो ये 0 बनता, तो -1 छापते तो ये 0 बनता, तो यहां कितना बनता, 1 एफ ऑफ -1, और यहां से कितना आता, -2 एफ ऑफ, तो 0 होना ही हो, तो क्योंकि ये इवन फंक्शन है ना। एक सेकेंड, ये है ना, हाँ हाँ, एक्स को क्या छाप दो, ओके एक बार एक्स को क्या छाप दो, 5, शांत जाओ, एक्स को एक बार क्या छाप दो, 5, ये बनता, और एक बार एक्स को छाप दो कितना, 1/5, है ना। ओके, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ 1/5 में ना, तो ठीक है ना। तो यहां से एफ ऑफ 5 को मैं कुछ देर के लिए ए मान लेता हूं, और एफ ऑफ 1/5 को मैं क्या मान लेता हूं, बी, है ना। तो 25a इक्वल टू कितना, 2b, और यहां से कितना आएगा, b इक्वल टू 50a, है ना। तो b इक्वल टू 50a छाप दो, तो 25a इक्वल टू कितना, 2, और कितना, 50a, है ना। 2, तो a इक्वल टू कितना, 4a, तो a 0 आ गया, 0 है क्या आंसर, तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया क्या, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो है ना। देखो, एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन आ गया, 0 आ गया, एफ ऑफ एक्स कैसा आ गया, 0 ही आ गया, क्योंकि ऐसा हर एक के लिए ट्रू होता, 6 के लिए भी ट्रू होता, 7 के लिए भी ट्रू होता, मतलब एफ ऑफ एक्स हमेशा 0 हो जाएगा। सही था, इजला नहीं, क्या हुआ, एक बार यहाँ 5 छापा, एक बार 1/5 छापा, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर लिया। हाँ, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, वो अगर 0 वाले केस में हो गया, क्योंकि 0 था इसलिए। हाँ, मैंने बोला इस वाले केस में हो गया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन था, 0, समझ गए ना। अब जैसे एक्स ही ले लो, समझ गए ना, तो नहीं होगा ना। चलो, और बताओ, और कोई, बस ना, कर लो अभी वाला यार, इसमें क्या दिक्कत है, हो गया होगा, कर लेना। कैसे था पेपर, बहुत अच्छा था, कितने का था ये, 201, 67, मतलब 30 भी आ जाए तो बड़ी बात होगी इसमें, इसमें अगर तुम 30 ला पा रहे हो तो भी अच्छी बात है, ईमानदारी से। ठीक है, शांत जाओ, ये समझो, तुम्हें अप्रोच पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं, एडवांस में लोग 10-10 नंबर नहीं ला पाते पेपरों में,
समझो ना, 10-10 नंबर भी नहीं ला पाते पेपरों में। अगर तुम एक पेपर में 30 ला पा रहे तो दो पेपर में 60, एक सब्जेक्ट में कह रहा हूं, तो टोटल 180, टोटल 180। समझ में आ रहा है? 180 मतलब कुछ नहीं तो अंडर 3000 रैंक मान लो। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो वो भी बहुत बड़ा बात हो जाती है। ठीक है, तो ये मत सोचा करो कि भाई पूरा पेपर आ गया हम पे तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा, अब क्या करें। तो तुम छांट छांट के करो ना यार, तुम तो 5 ही क्वेश्चन कर लो बस। 5 क्वेश्चन भी करोगे तो गिरी हालत में कुछ 15-20 नंबर तो आएंगे। 15-20 एक सब्जेक्ट में, 20-30-60, दो पेपर में 120, तो भी अच्छा है। समझ गए ना? तो ये मत सोचा करो ये पेपर इतना गंदा आ गया, अब हम तो हाय तो हम क्या करें, हम पे कुछ नहीं बन रहा। उससे क्या हो जाएगा, रोने से पेपर थोड़ी आसान आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, तुम ये देखो कि तुम कितना स्कोर कर पा रहे हो, छाट छाट के करो, कम कम करो। तुम्हें लग रहा है अच्छा मैथ्स नहीं बन रही तो केमिस्ट्री को यार टाइम दो, फिजिक्स को यार टाइम दो, तुम तो ओवरऑल नंबर बढ़ाओ अपने। समझ गए ना? ठीक है, बट समझो चीजें ऐसे ही आती हैं, बिल्कुल हलवा नहीं आती। ठीक है, अभी से झेलोगे तो तब तक आदत पड़ जाएगी करते करते। समझ में आ रहा है? बोलो। चलो चले आगे। क्या करना था तुमको आज? इन्वर्स चल रहा था ना? इन्वर्स हो गए थे क्या? कहां थे वो लोग? इन्वर्स इन्वर्स इन्वर्स। अच्छा ये सब चले थे ना? मैंने डिस्ट्री दी होगी तुम लोगों को। हो गई थी क्या वो? बन गई थी क्या वो? चलो मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है खास। देना डिस्ट्री लाए हो क्या? डिस्ट्री देना, क्योंकि मुझे उसमें सिखाना पड़ेगा उससे ही। इन्वर्स की डिस्ट्री कर ली सब लोगों ने क्या? क्या सिलेक्टेड? इन्वर्स की ना? चलो मैं पढ़ाई देता हूँ थोड़ी देर। चलो आज पढ़ लेते हैं अभी थोड़ा सा और। चलो अपन इन्वर्स निकालना सीख गए थे, है ना? और अपन ने वो भी सीख लिया था ना, डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट। इनवर्स फंक्शन में किसी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना हो तो याद है क्या करते थे? मिरर इमेज बनाओ, इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, उसका क्या ले लो? रेसिप्रोकल। वो लॉजिक आ गया था। चलो नंदना, थोड़ा सा हम इस कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। इफ जी ऑफ एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का इनवर्स है तो ध्यान देना हमारे पास रिलेशन होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या? एक्स। समझ में आ रहा है? ये दो कंडीशन अपने पास हमेशा मौजूद है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो कुछ तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना? एक्स, तो क्या आएगा? एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू कितना? 1। तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 1/एफ डैश जी ऑफ एक्स। ठीक है, कुछ तो बोलो। चलो अब कुछ सवालों के जवाब दो मेरे। मान लो पहला होता, if f of x is increasing, if f of x is increasing, this implies that g of x जो कि उसका इनवर्स है वो भी इंक्रीजिंग होगा। अगर f of x फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या ये सही बात है?
कैसे सोचोगे इसको? एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग माने क्या? कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता था? कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता था? क्या? जब उसका डेरिवेटिव कैसा होता था? पॉजिटिव। कोई फंक्शन का इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव कैसा होगा? पॉजिटिव। यही तो मैं बता होता था। तो एफ डैश के अंदर कुछ भी भेजोगे तो ये कैसा है? पॉजिटिव। एफ डैश के अंदर कुछ भी भेजोगे तो कैसा है? पॉजिटिव। अब जरा इसको गौर करो, एफ डैश के अंदर तुम कुछ भी भेजो तो ये क्वांटिटी कैसी है? ये क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव है ना? और वन अपॉन पॉजिटिव कैसा? पॉजिटिव। तो जी डैश एक्स भी कैसा आएगा? तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो सोचो जी डैश एक्स भी तो पॉजिटिव होगा। और जी डैश एक्स पॉजिटिव माने क्या? कि जी ऑफ एक्स कैसा होगा? इंक्रीजिंग। तो ये याद करो, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव कैसा होता है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो एफ डैश एक्स कैसा है? पॉजिटिव। और यहां से इस रिलेशन से दिख रहा है कि अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो जी डैश भी तो पॉजिटिव होगा। नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोलो, पक्का? और क्या हम इसको ग्राफ से विजुलाइज कर सकते हैं? सोचो कि अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, अगर एफ ऑफ एक्स कैसा है? इंक्रीजिंग, तो सोचो इसका इनवर्स भी तो इंक्रीजिंग होगा। तो मुझे बताओ अगला, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, और इस फंक्शन को मैं और डिफरेंशिएट करूं तो जी डबल डैश एक्स क्या आएगा? तो वन अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? एफ डबल डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। सोचो आराम से, इसका डेरिवेटिव में मैंने कैसे किया? वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, इसको टी माना उसका डेरिवेटिव, और इसको चेन रूल। तो अब इस सवाल का जवाब दो, इफ एफ डैश एक्स इफ f dash x is an increasing function, if f dash x is an increasing function, then what about g dash x? What about g dash x? बताओ, increasing या decreasing? f dash x अगर एक increasing function है तो what about g dash x? हम्म तो इससे मेरा एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग माने क्या? एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग माने क्या? इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसा है? उसका जो डेरिवेटिव है वो कैसा है? पॉजिटिव। ये उनको गिवन है ना? अब जरा सोचो, अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ डबल डैश के अंदर कुछ भी भेजोगे तो वो हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। तो एफ डबल डैश के अंदर कुछ भी भेजोगे तो ये क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। और ये तो देखो परफेक्ट स्क्वायर, तो हमेशा पॉजिटिव था। और बाहर क्या बैठा है? नेगेटिव। तो ये पूरा कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। लेकिन ध्यान देना, एक जी डैश फंस गया, एक जी डैश फंस गया। तो अगर जी डैश पॉजिटिव होगा तो जी डबल डैश नेगेटिव होगा, बट अगर जी डैश नेगेटिव हुआ तो जी डबल डैश कैसा हो सकता है? पॉजिटिव। मींस यहां पर मैं नहीं कह सकता कि जी डैश इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। जी डैश एक्स कैन बी एनीथिंग। समझ में आ रहा है? एनीथिंग मतलब इट कैन बी इंक्रीजिंग as well as decreasing, as well as decreasing, depending on sign of g dash x। ये चला मैंने क्या क्या कर दिया, ये नहीं आ रहा होगा पक्का। समझ में आया? एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग मतलब इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो क्या हम जी डैश का डेरिवेटिव मतलब जी डबल डैश भी पॉजिटिव कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये भी तो फंस गया ना। सच्ची बताओ, ये आया नहीं आया? हाँ, लेकिन अगर मान लो ऐसा पूछा होता, इफ एफ एंड एफ डैश बोथ आर इंक्रीजिंग,
तो g डैश इज डिक्रीजिंग, ट्रू और फॉल्स? f एंड f डैश बोथ आर इंक्रीजिंग, मतलब f डैश भी पॉजिटिव है और f डबल डैश भी पॉजिटिव है, और f डैश पॉजिटिव मतलब g डैश पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही पॉजिटिव, तो यहां क्या बचेगा? नेगेटिव। तो g डबल डैश कैसा आएगा? नेगेटिव, मतलब g डैश कैसा आएगा? डिक्रीजिंग। अगला कंसेप्ट देखें, बोलो बेटा। चलो अगला कंसेप्ट देखना, f of x इक्वल टू x। अगर तुम्हें कभी भी लिखा दिख जाए f of x इक्वल टू x, इसका क्या मतलब है? f of x इक्वल टू x का क्या मतलब है? सोचो, इस f को यहां पहुंचा दूं तो इसका इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहता है कि f of x एंड f इनवर्स x दोनों तुम्हारे कैसे हैं? सेम है। समझ में आता ना? कभी भी ऐसा लिखा दिख जाए f of x कैसा है? x, तो एक f को इधर भेज दो, मतलब इनडायरेक्टली वो ये तो कहना चाहता है। कुछ तो बोलो। क्वेश्चन देखना कैसे बनते इसके, ध्यान दो। इफ f belong to R2R, f of x equal to ax plus b, such that f of x equal to x for all x belongs to R, for all x belongs to R. Find possible values of a and b. Find possible values of a and b. बताओ इस पर क्या करते हैं, समझो। इस बार क्वेश्चन देने वाले ने कहा कि f of x x के बराबर है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कब कब, कब कब? हमेशा। हमेशा मीन्स f of x एंड f इनवर्स x दोनों बराबर हैं, कब कब? कब कब? हमेशा। मीन्स दोनों फंक्शन बराबर हमेशा हैं, मतलब दोनों के ग्राफ एग्जैक्टली इक्वल है, दोनों फंक्शन एग्जैक्टली बराबर हैं, एक आधा पॉइंट के लिए नहीं, हमेशा बराबर है। मीन्स दोनों का ग्राफ ही एग्जैक्टली सेम बनेगा ना, दोनों का ग्राफ ही एग्जैक्टली कैसा बनेगा? सेम। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि दोनों f एंड f इनवर्स का ग्राफ एग्जैक्ट सेम होगा। समझ गए ना? एक आधा पॉइंट पे बराबर होते तो बात अलग होती, ये तो हमेशा ही बराबर है ना। ठीक है, चलो। तो f of x तुम्हारा क्या है? ax प्लस बी। क्या हम f इनवर्स x निकालना जानते हैं? f इनवर्स x में निकालना जानता हूं, तो देखो y इज इक्वल टू क्या आ गया? ax प्लस बी। इनवर्स निकालने के लिए x को y के टर्म में निकालू, तो x को y के टर्म में निकाल दो, तो x कितना आता? y माइनस का b बाय a। x और y को इंटरचेंज कर दो, y इज इक्वल टू x माइनस बी बाय a। लो ये तो आ गया। और क्वेश्चन के हिसाब से समझ गए ना, ये तुम्हारा क्या हो गया? f हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? f इनवर्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों हमेशा सेम है, ये और ये हमेशा सेम है, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली सेम है। तो दो स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली सेम होती तो क्या करते हैं? दो स्ट्रेट लाइन से एग्जैक्टली ओवरलैपिंग होती तो क्या करते हैं? a1 बाई टू इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। यहां पे a की वैल्यू किस कलर होगी? यहां पे a की वैल्यू किस कलर होगी? 1 बाय a के। और b की वैल्यू किस कलर होगी? b की वैल्यू किस कलर होगी? माइनस बी बाय ए के। बोलो कुछ तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1। बोलो, एंड ए बी की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी। पहले यहां तक पहुंचे, ए स्क्वायर 1 होगा एंड ए बी क्या होगा? माइनस बी होगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना।
तो ध्यान दो, अब यहां से मेरे को पॉसिबल ए और बी निकालना है, पॉसिबल ए और बी निकालना है। तो बताओ कैसे करते हैं? समझ में आ रहा है? देखो केस किसमें बनाओगे, समझो केस बनाओ इसमें, केस किसे बनाएंगे इसमें। देखो या तो बी से बी काट दोगे तुम, बी से बी काटोगे, तो ध्यान देना दो केस बनेंगे कि या तो बी जीरो होगा या बी जीरो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर बी जीरो हुआ, अगर बी कैसा हुआ जीरो, तो यहां से ए कुछ भी हो सकता है। यहां अगर बी जीरो हो गया, बी अगर कैसा हो गया जीरो, तो ए कुछ भी रख दो ना, ए कैसे रख दो, कुछ भी रख दो। और ए अगर कुछ भी रख दो तो यहां से ए क्या क्या हो सकता है, ए क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस वन। सोचो अगर बी जीरो हुआ तो यहां ए में कोई दिक्कत है क्या, बट यहां पे तो ए स्क्वायर वन होना चाहिए था, तो ए क्या होगा, प्लस माइनस वन दोनों सही है। बट अगर बी जीरो नहीं हुआ, अगर बी जीरो नहीं हुआ, बी अगर जीरो नहीं हुआ तो इसको काटते, तो ए सोचो फिर कंफर्म, ए फिर कंफर्म क्या होना पड़ता, माइनस वन। नहीं चला, ये सच्ची बता दे, आता नहीं आता करना। हमने देखा दो केस बनते, बी से बी काटते तो या तो बी जीरो होता या तो बी जीरो नहीं होता। अगर बी जीरो हो गया तो यहां पे ए कुछ भी रख दो, बट इसके हिसाब से ए क्या हो सकता है, प्लस माइनस वन। और अगर बी जीरो नहीं हुआ तो बी कटता, तो ए पक्का क्या था, माइनस वन। ज्यादा हो रहा है क्या? अब जरा इन सॉल्यूशंस को देखना, ये बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन है, जरा गौर करो। सॉल्यूशन वन, बी जीरो ए वन, बी जीरो ए वन, है ना, क्या बनता, वाई इजकल टू ए एक्स प्लस बी, क्या बनता, वाई इजकल टू एक्स। और सही बात है, क्या वाई इजकल टू एक्स खुद के इनवर्स के बराबर है, सोचो एफ ऑफ एक्स भी यही होगा, उसका इनवर्स भी यही होगा, होगा। सॉल्यूशन टू क्या आया, बी जीरो ए माइनस वन, क्या बनता, वाई इजकल टू माइनस एक्स। तो क्या वाई इजकल टू माइनस एक्स खुद के इनवर्स के बराबर है, सोचो ये माइनस एक्स है, इसका मिरर इमेज लो अबाउट वाई इजकल टू एक्स लाइन, इसका मिरर इमेज अबाउट वाई इजकल टू एक्स लाइन, सोचो ये तो होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा। हम यही तो देख रहे हैं कि फंक्शन को ऐसा होना चाहिए था कि उसका और इनवर्स का ग्राफ एग्जैक्टली सेम हो, बिल्कुल आ रहा है। थर्ड सॉल्यूशन क्या आया, थर्ड सॉल्यूशन आया, ए क्या रख दो माइनस वन, ए क्या रख दो माइनस वन, और बी कुछ भी रख दो सिवाय जीरो के, बी कुछ भी रख दो सिवाय जीरो के। तो ए रख दो माइनस वन, तो वाई इजकल टू ए एक्स प्लस बी, तो वाई इजकल टू माइनस एक्स प्लस बी। तो जरा सोचिए कौन सा स्ट्रेट लाइन है, ये कौन स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, माइनस वन। और वाई इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है, क्या ये सही बात है, क्या सही बात है? सोचो इन सब का इनवर्स ये खुद ही तो होते, सोचो इन सब स्ट्रेट लाइंस के इनवर्स ये खुद ही होते। सोचो स्ट्रेट लाइन का मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन, यही तो आता। ज्यादा हो रहा है क्या, बोलो ज्यादा हो रहा है क्या, बोल दो, चलेंगे क्या? चलो शांत, सेम क्वेश्चन। मान लो अगर एफ होता ए से कितना पी, एफ अगर मान लो है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस टी, सच दैट f of x equal to x for all x belongs to R। ठीक है, फाइन पॉसिबल रिलेशन बिटवीन ए बी सी टी। तो सेम क्वेश्चन है, ये फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों का ग्राफ कैसा होगा, सेम, मतलब दोनों फंक्शन ही एग्जैक्टली कैसे होंगे, सेम। तो एक फंक्शन कौन सा, y इजकल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन कितना, सी एक्स प्लस टी।
हमें क्या निकालना है इसका इनवर्स, हमें निकालना है इसका इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए x को y के टर्म में लिखते हैं, बोलो तो क्या आएगा, सी एक्स वाई प्लस डी वाई इजकल टू ए एक्स प्लस बी, डी वाई को यहां भेजते तो b माइनस का डी वाई, ए एक्स को यहां लाते तो सी वाई माइनस का ए, तो x की वैल्यू क्या आता, b माइनस का डी वाई अपॉन सी वाई माइनस का ए, बोलो तो इनवर्स फंक्शन क्या था, y इजकल टू एक्स और y को इंटरचेंज कर दूं तो b माइनस का dx अपॉन सी एक्स माइनस का ए अपॉन सी एक्स माइनस का ए, उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं तो माइनस का dx प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस का ए। और क्वेश्चन के हिसाब से f ऑफ x, क्वेश्चन के हिसाब से f ऑफ x एंड f इनवर्स x दोनों कैसे हैं, सेम है हमेशा, दोनों बराबर हैं हर x के लिए। अब दोनों को देखो और मुझे बताओ कि ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या, देखो ये तो दोनों में सेम ही है, ये भी देखो दोनों में सेम ही है। यहां a की जगह क्या आ गया, माइनस डी, यहां d की जगह क्या आ गया, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये और ये तो सेम ही है, ये और ये भी सेम ही है, बस यहां a माइनस डी हो गया, यहां d माइनस ए हो गया, मीन्स अल्टीमेटली बस क्या करना पड़ेगा, a को माइनस डी रखना पड़ेगा। सोच लो आराम से, मीन्स अगर a माइनस डी के बराबर हो जाए तो f ऑफ x f इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। ये नहीं सोच पा रहे क्या, कुछ तो बोलो यार। ये तो बहुत आसान था, बस तुम्हें कंपेयर तो करना है कि ये दोनों बराबर किन किन कंडीशंस में होंगे। तो बी ने तो कोई दिक्कत ही नहीं, सी ने भी कोई दिक्कत नहीं दी, बस ए ने कहा माइनस डी हो जाए और डी ने भी कहा माइनस डी हो जाए, मतलब ए माइनस डी के बराबर हो जाए। मैं इसमें कुछ भी हमने दिमाग नहीं लगाया, सीधा दोनों फंक्शन निकाले, दोनों को बराबर इक्वेट कर दिया। पक्का ना, शांत, दिक्कत हो रही है इसमें, इनवर्स फंक्शन आया थोड़ा बहुत कर लोगे ना, चलो आगे चले, हटा दो पूरा, हटा रहा पूरा ना, चलो तो फंक्शन का सबसे गंदा टॉपिक कंपोजिट फंक्शन। अंदर इसमें बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स होंगे जो तुम्हें नहीं पल्ले पड़ेंगे, शांत, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। बेसिक कंपोजिट फंक्शन तुम्हें आता है, काफी है, ठीक है ना, बट मुझे तो कराना पड़ेगा, तो कुछ कुछ चीजें अगर नहीं आए तो स्किप मार देना चलेगा, बट टेंशन मत लेना, ठीक है ज्यादा, ठीक है। चला आगे, कुछ तो बोलो, बस बेटा बातें। कंपोजिट फंक्शंस हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, कौन से होते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है, शांत। चलो मैं बेसिक एग्जांपल करता हूं, इफ एफ होता 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7, है ना, एंड जी होता ए बी सी डी ई, है ना, -2 -1 0 1 2 3, ठीक है।
चलो ध्यान देना, बोथ एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। दोनों एफ और जी कैसे हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन है। फाइन फाइन। पहला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन ऑफ, इन डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड इन रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सोच सकते हो? तो समझो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन कैसे काम करेगा। सबसे पहले जो एक्स होगा वो किसके अंदर जाएगा? सबसे पहले एक्स जाएगा तो उसको कौन सा फंक्शन मिलेगा? बोलो, जी ऑफ एक्स। फिर जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट होगा वो किसके अंदर जाएगा? एफ ऑफ एक्स। फिर जाके तुम्हें फाइनल आउटपुट मिलता। बोलो कुछ तो। अब एक्स के अंदर इनपुट क्या क्या भेज सकते हैं? एक्स के अंदर इनपुट ए बी सी डी ई सब भेज सकते हैं। बोलो कुछ तो। जी का आउटपुट क्या क्या होता? जी का आउटपुट होता -2, -1, 0, 1 और 2। अब ये जो आउटपुट होते वो किसके अंदर जाते? एफ के। बट क्या एफ ये सारे इनपुट ले सकता है? इनमें से सोचो एफ सिर्फ 1 और 2 ही ले पाएगा, तो एफ के अंदर एक्चुअल इनपुट सिर्फ 2 ही गए। और अगर एफ के अंदर एक्चुअल इनपुट 2 ही गए तो एफ के जो आउटपुट होंगे वो भी तो सिर्फ 2 ही आएंगे। सोचो, बिल्कुल जी ऑफ एक्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज गई तो जी ने बहुत सारी वैल्यूज रिटर्न करी। बट मुद्दा यह है कि जी एफ ने कौन कौन से इनपुट अलाउ किए? तो एफ ने तो सिर्फ 2 ही इनपुट अलाउ किए ना, 1 और 2। कुछ तो बोलो, नहीं है क्या? तो आउटपुट भी क्या आएंगे? 2। तो रेंज में कितने आउटपुट आएंगे? 2। सवाल उठता है इनपुट में कितने अलाउड होंगे? सवाल उठता है इस फंक्शन के डोमेन में कितने एलिमेंट्स अलाउड होंगे? अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है, मान लो जब तुमने एक्स ए और बी भेजा तो जी ने आउटपुट क्या दिया? 1 और 2। तो वो तो बड़ी एफ के अंदर चला गया और एफ ने 2 आउटपुट दे दिए। सवाल ये उठता है कि फिर क्या एक्स के जी के अंदर सी इनपुट अलाउड होगा? सोचो, अगर तुमने जी के अंदर सी इनपुट डाला तो जी ने आउटपुट क्या दिया? -2। अब क्या इस इनपुट पे ये फंक्शन डिफाइंड है? डिफाइंड नहीं है ना। और अगर बीच में एक भी फंक्शन अगर नॉट डिफाइंड हुआ तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। मींस इनपुट में भी सिर्फ ध्यान देना 2 ही एलिमेंट अलाउ होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कभी भी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन का डोमेन निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का निकालना है डोमेन, तो इसका डोमेन कैसे सोचेंगे? तो इसका डोमेन के लिए सबसे पहले x कहां जाएगा? g के अंदर। x कहां जाएगा? g के अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि भाई g ऑफ x को खुश होना है, g ऑफ x को तुम्हें खुश करना है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि g ऑफ x के वही आउटपुट f के अंदर जाए जिसके लिए f भी खुश रहे। ये समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मीन्स ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के डोमेन डिफाइन करने के लिए तुमने सिर्फ इसको खुश कर दिया, बात खत्म। ऐसा नहीं, तुम्हें यह भी देखना पड़ेगा कि ये भी खुश रहे, और अगर है तो वो भी खुश रहे, और अगर है तो वो भी खुश रहे। इसीलिए तो सोचो, जब हम लोग लॉग ऑफ, जैसे मान लो साइन एक्स, इसका डोमेन निकालते हैं तो क्या लॉग से फर्क नहीं पड़ता? क्या फर्क पड़ता है ना। कि अपन यहां पे वही इनपुट तो ले सकते हैं जिसके लिए ये लॉग भी डिफाइंड हो। समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के डोमेन में तुम्हें इसको भी खुश रखना है, इसको भी खुश रखना है, इसके बाद अगर फंक्शन होते तो उनको भी खुश रखना होता। हल्का सा कुछ तो बोलो। अभी देखते हैं। मींस बीच में जितने भी फंक्शंस बन रहे हैं सब खुश रहने चाहिए। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं।
इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है, फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ, पहला एफ ऑफ एक्स, दूसरा एफ ऑफ एक्स। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन तुम्हें दे रखा है, तो तुम्हें एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालना है और एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालना है। चलो आगे, तो बताओ एफ ऑफ एक्स का डोमेन कैसे निकालें। तो जो तुम्हें एफ ऑफ एक्स फंक्शन बताया, तो क्या हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकाल सकते हैं क्या? एफ ऑफ एक्स फंक्शन कैसे निकालें? एफ ऑफ एक्स फंक्शन कैसे निकालोगे? एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह पर क्या भेज दोगे? एफ ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या भेज दोगे? एफ ऑफ एक्स। बोलो आया नहीं आ गया? एफ ऑफ एक्स मतलब क्या? एक्स की जगह पर क्या भेज दो? एफ ऑफ एक्स भेज दो। तो जहां जहां एक्स तुम्हें दिख रहा है, जहां जहां तुम्हें क्या दिख रहा है? एक्स, वहां वहां क्या भेज दोगे? एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स भेज दो तो क्या आएगा? एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ये तो बनता। बोलो कुछ तो, एलसीएम ले ले। तो x अपॉन वन माइनस एक्स, यहां से वन माइनस एक्स, तो वन माइनस का टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ये कटता, तो ये कितना आता? x अपॉन वन माइनस का टू एक्स। चलो एक बार में सही बता दो, एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा? तो गौर करना, अब अगर हमें, ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स का डोमेन चाहिए, एफ ऑफ एक्स का चाहिए डोमेन, तो साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन में हम सारे इनपुट्स रख सकते हैं सिवाय वन बाय टू के। समझ में आ रहा है? लेकिन एफ ऑफ एक्स बनाने से पहले हमने एफ ऑफ एक्स देखा था ना, और एफ ऑफ एक्स जो था वो सोचो कहां नॉट डिफाइंड हो रहा था? वन पे। तो इसमें वन भी नहीं रख सकते, क्योंकि जब पहले एफ ऑफ एक्स डिफाइन करोगे तब जाके एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर पाओगे ना। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करते तो वो वन पे नॉट डिफाइंड आता, तो वन को हटाया। फिर जब हमने एफ ऑफ एक्स बनाया तो वो वन बाय टू पे नॉट डिफाइंड था, तो उसको भी हटा दिया। समझ में आया? इस दौरान जितने भी फंक्शन बनेंगे, जैसे बीच में एफ ऑफ एक्स बना, फिर एफ ऑफ एक्स बना, तो सबको डिफाइन करना है, सबको डिफाइन करना है। नहीं चला? चलो एफ ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं? हाँ क्या? अपने फंक्शन ही निकाल लिया ना, अपन फंक्शन ही निकाल लिया, तो वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपन फंक्शन नहीं निकाल पाते तो फिर अपन क्या करते? रेंज से करते। तो एफ ऑफ एक्स का वो आउटपुट, जब एफ ऑफ एक्स का आउटपुट वन आता, वो हम डिस्कार्ड कर देते। एफ ऑफ एक्स ना, एफ ऑफ एक्स का जब आउटपुट वन होता, एफ ऑफ एक्स का आउटपुट वन जिस एक्स पे आता, उस एक्स को हमें क्या करना पड़ता? डिस्कार्ड करना पड़ता। तो ऐसे देख लो कि एफ ऑफ एक्स का आउटपुट वन कब आएगा? तो x अपॉन वन माइनस एक्स का आउटपुट क्या आएगा? वन। तो x इक्वल टू कितना? वन माइनस का x, तो देखो वही आता है x इक्वल टू वन बाय टू। या क्या? तो या ऐसे सोच लो या वैसे सोच लो, समझ में आ रहा ना? एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते? बोलो। तो एफ ऑफ फंक्शन में x की जगह पर एफ ऑफ एक्स छाप दो, और अच्छी बात है एफ ऑफ एक्स हम निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह पर, x की जगह पर क्या छाप दूं? एफ ऑफ एक्स। या था? बोलो कुछ तो। x अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस का ट्वाइस ऑफ x अपॉन वन माइनस का x। बोलो कुछ तो। यहां से क्या आएगा? x अपॉन वन माइनस का कितना? 3x। आया पक्का? तो इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन क्या आएगा?
और रियल नंबर्स एक्सेप्ट बीच में जितने भी फंक्शंस हैं सबको डिफाइन करना पड़ेगा। थोड़ा बताया, आया नहीं आया? मान लो इसमें अगर मैंने तुमसे पूछा होता एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एन टाइम्स, इसको मैं शॉर्ट में एफ ऑफ एन एक्स लिख रहा हूं। एफ ऑफ क्या लिख रहा हूं? एन एक्स। तो बता सकते हो क्या आएगा? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पैटर्न ऑब्जर्व करो। जब एक एफ ऑफ एक्स था तो यहां माइनस एक्स आया, दो एफ ऑफ एक्स थे तो यहां माइनस टू एक्स आया, तीन एफ ऑफ एक्स थे तो माइनस का थ्री एक्स आया। तो साफ समझ में आ रहा है पैटर्न क्या आएगा? एक्स अपॉन कितना? वन माइनस का एन एक्स। और इसका डोमेन, इसका डोमेन और रियल नंबर्स वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय फोर, अप टू कितना? वन बाय एन। आ रहा नहीं आ रहा? कुछ तो बोल दो यार, नहीं आ रहा क्या? ठीक है ना, मतलब बेसिकली पैटर्न ऑब्जर्व अगर कर लोगे तो भी तुम्हें दिख जाएगा कि क्या बनेगा। चलो अगले ना, फाइन। एफ ऑफ एन एक्स, मान लो अगर एफ ऑफ एक्स होता एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें एफ ऑफ एन एक्स निकालना है। कैसे निकालोगे? तो एफ ऑफ एन एक्स निकालने के लिए सिंपल सी बात है, एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ एक्स निकालो, दो तीन निकालो, उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करो। चलो तो पहले देखते हैं एफ ऑफ एक्स क्या था। एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स छापते, बोलो है ना? एक्स की जगह पर क्या छापते? एफ ऑफ एक्स। तो क्या लगते? एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये क्या था? एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस का टू एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गया ना? वन प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, इससे ये कटता नहीं है क्या? क्या हो गया? बोलो तो यार, कुछ आ रहा नहीं आ रहा? चलो, क्या मैं डायरेक्टली एफ ऑफ फोर एक्स निकाल सकता हूं क्या? क्या मैं डायरेक्टली एफ ऑफ फोर एक्स निकाल सकता हूं? बोलो कैसे? एफ ऑफ फोर एक्स के लिए मैं कह रहा हूं एफ ऑफ एक्स के अंदर, एफ ऑफ एक्स के अंदर क्यों ना मैं एफ ऑफ एक्स ही भेज दूं? तो दिमाग लगाओ, मेरे को एफ ऑफ एक्स मिल चुका है, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स ही भेज दूं तो देखो मेरे को डायरेक्टली एफ ऑफ फोर एक्स मिल जाएगा ना। ये चला मीन्स इस फंक्शन में एफ की जगह पर मैं क्या भेज रहा हूं? एफ ऑफ एक्स। एक्स की जगह पर क्या भेज रहा हूं? एफ ऑफ एक्स। बोलो कुछ तो लग नहीं रहा। तो एक्स की जगह पर भेज दो एफ ऑफ एक्स। बोलो वन प्लस का टू एक्स का स्क्वायर, और ये कितना आएगा? एक्स का स्क्वायर अपॉन वन प्लस का टू एक्स का स्क्वायर। तो वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर तो फोर एक्स स्क्वायर। इजरा ना, इस तरीके से तुम जंप भी कर सकते हो। समझ में आया? इससे हम देखो डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ फोर एक्स निकाल पाए। नहीं है क्या? और सर हमारा एफ ऑफ एट एक्स निकालने के लिए अब ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। एफ ऑफ एट एक्स निकालने के लिए सर हमारा एफ ऑफ फोर के अंदर वापस से एफ ऑफ फोर ही भेज दो।
कुछ आ रहा है नहीं आ रहा भाई, कुछ तो बोलो यार। चलो वैसे पैटर्न तो दिख गया होगा, दिख गया ना। दो में देखो दो आया, चार में कितना आया चार, तो एन में क्या आएगा एन। बट समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था। डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर्स। बेटा f(2) के अंदर f(2x) भेज दो। f(x) फंक्शन अपन को मिल चुका है, बोलो हाँ। अब f(x) फंक्शन के अंदर अगर मैंने f(x) भेजा होता तो f(x) बनता। बट मैंने क्या किया, f(x) फंक्शन के अंदर f(x) फंक्शन ही भेज दिया। समझ गए ना। मीन्स अगर तुमने यहाँ x की जगह पे f(x) रखा होता तो f(3x) बनता। बट मैंने इस x की जगह पे f(x) भेज दिया तो f(4x) बन गया। ये नहीं चल रहा है बिल्कुल ही आसान है, पक्का ना। चलो ये भी आया लॉजिक। चलो अगले देखते हैं। अगला थोड़ा सा अच्छा होगा। मान लो अगर होता शांत if f(x) equal to mod of x minus 2 minus का 3 and g of x equal to mod of x minus का 3। बस बेटा ड्रॉ f of g of x। शांत जाओ, ठीक है बड़ा आसान है। क्या करते, क्या करते होता हूं, क्या करोगे, सीधा f(x) में x की जगह पर क्या भेज दो g of x भेज दो। तो ध्यान देना मैं f of g of x फंक्शन ही तो निकाल सकता हूं। सीधे यहां पर x की जगह पर क्या भेज दो g of x की जगह पर g of x को भेज दो तो कितना बनेगा मॉड x माइनस का 3, ये होगा g of x माइनस टू का मॉड -3 का मॉड, ये तो बनता। क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं स्टेप वाइज ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले मॉड x -3 का ग्राफ, फिर इस पूरे ग्राफ को क्या करोगे 2 यूनिट शिफ्ट नीचे, फिर इस पूरे का क्या लोगे मॉड, इस पूरे का क्या लोगे मॉड, फिर इस पूरे को क्या करोगे 3 यूनिट नीचे, फिर पूरे का क्या लोगे मॉड। ये स्टेप्स लगते, स्टेप्स में आए। तो सबसे पहला नोन ग्राफ कौन सा है मॉड x -3। तो मॉड x -3 का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होता, इसको 2 यूनिट शिफ्ट करते नीचे, इसको 2 यूनिट शिफ्ट करते नीचे, बोलो है ना। फिर पूरे का क्या लेते मॉड, फिर पूरे का क्या लेते मॉड, बोलो कुछ तो। ये पॉइंट कितना आता 3, ये पॉइंट कितना आता 2। आ रहा नहीं आ रहा। फिर क्या करते, फिर इसको 3 यूनिट शिफ्ट करते कहा नीचे। ध्यान देना ये 2 हाइट है, तो 2 हाइट है तो इसको अगर मैं 3 यूनिट नीचे शिफ्ट करूंगा, 3 यूनिट नीचे शिफ्ट करता तो कुछ ऐसा बनता। और गौर करना ये हाइट अब 1 रहती, ये हाइट कितनी रहती 1। और फिर इस पूरे का क्या लेते मॉड, फिर इस पूरे का क्या लेते मॉड। तो फाइनल आंसर कैसा आता कुछ ऐसा है ना, ये ऊपर जाता, सही ना, ऐसा कुछ आता। और ये हाइट पलट के कहां आती 1 पे।
भाई ट्रांसफॉर्मेशन आते ही नहीं आते। पहले इसको मैंने 2 यूनिट शिफ्ट किया नीचे, पूरे का क्या लिया मॉड, तो ये पार्ट प्लेट के ऊपर जाता। फिर इसको हमने क्या किया होता, 3 यूनिट नीचे शिफ्ट करते, 3 यूनिट शिफ्ट करते कहा नीचे, तो देखो ये 2 हाइट थी, तो इसको 3 यूनिट नीचे शिफ्ट करोगे तो देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना, और फिर इस पूरे को पलट के कहा ले आते ऊपर, तो पूरे को पलट के ऊपर ले आते, कुछ ऐसा बनता। वो 6 हो गई थी पूरी क्या, मैक्सिमम तो हो गए होंगे। डिस्ट्री चलो 6 पूरी कर लेना, डिस्ट्रिटी नंबर 6 पूरी कर लेना। और क्या करोगे, और क्या करोगे तो चलो पेपर कर लेना दोबारा, ठीक है ना। लो बेटा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो कुछ तो, चलो ठीक है। पीएनसी रिवाइज हो गया तुम लोग का, कर लिया था ना। चलो अगला कौन सा करोगे, स्ट्रेट लाइन कर लेना, स्ट्रेट लाइन बहुत दिन हो गए, स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर लेना है ना, ठीक है।